तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 जेनरिक इलेक्टिव और जनरल दोनों के लिए पेपर लाए हैं। देखिए 2022 में एग्ज़ाम हुआ पेपर है और समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है, ठीक है। और देखते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। देखिए जनरली इस पेपर में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित और उस समय की अर्थव्यवस्था जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं, बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 ऑब्जेक्टिव हैं और 2-2 अंकों वाले सभी ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे रिटर्न करने। तो पहला है कि भारतीय योजना आयोग कब गठित हुआ। इंग्लिश में है कि व्हेन वाज इंडियन प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट कर गया था, देखिए ये तो लागू हो गया था 1 जनवरी 2015 को। सॉरी यार, नीति आयोग की मैं बता दे रहा हूँ। भारतीय योजना आयोग जो बना था वह बन गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन बन के तैयार हो गया था और गठित हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद विश्व अर्थव्यवस्था में जो भारत का योगदान था वह कितना % था, ठीक है। व्हाट वाज द इंडियन इकोनॉमी शेयर्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 की बात है, उस समय $1 जो था 1 रुपये के बराबर था। और अभी $1 जो है हमारे 82 रुपये के बराबर है। 2022 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना अंतर आ गया। और उस समय भारत जो है 3% 3.8% यानी कि लगभग 4% विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान देता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वाज अनाउंस्ड इन, यानी कि नीति आयोग की जो गठन की घोषणा की गई थी, यह घोषणा कब की गई थी। देखिए नीति आयोग का जो गठन किया गया था वह 1 जनवरी 2015 को किया गया था, लेकिन इसकी घोषणा 2014 में ही कर दी गई थी, 15 जनवरी 2014 में। इसके 1 साल बाद गठित हो गया 2015 में। क्वेश्चन है कि हु आर काउंटेड इन द लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी देश की श्रम शक्ति किसे गिना जाता है। तो यानी कि कितनी उम्र के लोगों को गिना जाता है। देखिए जनरली अगर आप 16 साल के हैं ना, तो आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है। कोई भी आपको नहीं बोल सकता है अगर आप 16 साल के हो जाते हैं तो। यानी कि 16 से 60 वर्ष के जो लोग हैं वह कामगार लोग हैं, यानी कि श्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे 16 साल नहीं दिया है, 15-65 दे दिया है, ठीक है। लेकिन 60 साल लास्ट है भाई, क्योंकि 65 साल का आदमी कहाँ काम कर पाएगा। 60 साल में ही तो आदमी थक जाता है यार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 60 वर्ष, ठीक है। 18 से 60 वर्ष। अगर आपको कहीं पे 16 से 60 वर्ष ऑप्शन में रह जाए, 16 से 60, तो उसको भी टिक लगा सकते हैं। और आप लोग 18 साल के बाद भी कोरी सब बाप के पैसे पे खाते हैं यार, काम करो, ठीक है ना। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले अपना काम खोजिए। कोई भी काम, प्राइवेट हो चाहे बिजनेस हो, सरकारी नौकरी के पीछे भागना एक कुत्ते की तरह भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादातर चांसेस होता है अनसक्सेस का। सक्सेस का रेट बहुत कम होता है, इसलिए उसके पीछे मत भागिए। कोई प्राइवेट काम कीजिए, कोई भी काम यार, नहीं तो अपना बिजनेस खोल दीजिए। बी नंबर है, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो पहला है आपका भारतीय कृषि की संस्थागत समस्या क्या है वो बताना है। व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर करना है, 4-4 मार्क्स के हैं। इसका आंसर आपको 100 शब्दों में लगभग करना है। पहला है कि बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं वो बताना है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैं छिपी हुई बेरोजगारी में हूँ, कमाता तो हूँ लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो इस तरह की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जिससे हम ना तो पूरी तरह से बेरोजगार कह पाते हैं, ना तो पूरी तरह से रोजगार। उस तरह से बताइए। फिर बेरोजगारी होता है अल्प बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। आप लोग अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था अपने ग्रेजुएशन में, तो मुझे उतना इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है। आगे देखते हैं। तो फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। आइए देखते हैं प्रश्न किस टाइप के हैं, एंड इसका आंसर आपको लगभग 400 शब्दों में करना है। तो पहला है
कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द प्रिंसिपल केओस ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। फिर है कि भारत में आर्थिक नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्यों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज मीन्ट बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। और फिर है कि एक्सप्लेन द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द केस रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी क्या हरित क्रांति से क्या समझते हैं। फिर है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका कहाँ तक योगदान है। और इसका तो हिंदी वही है कि हरित क्रांति से क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को बताइए। और इसके जनक थे MS स्वामीनाथन और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग, इसको भी बता देना है। 6 नंबर है कि 1991 की औद्योगिक नीति की व्याख्या करें। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था वो भी बताना है। डिस्कस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन ऑफ 1991, व्हाट वाज इट्स प्राइमरी एम। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि निर्धनता से क्या अभिप्राय है, गरीबी से क्या समझते हैं। जब गरीबी में रहिएगा तभी बता पाइएगा वास्तविकता में। ठीक है, तो गरीबी में नहीं रहना है, मेहनत करना है। व्हाट इज मीन्ट बाय पॉवर्टी, निर्धनता से क्या समझते हैं। फिर बोला गया है कि भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन करें। तो सबसे बड़ा कारण है कि अधिक जनसंख्या। और फिर बता देना है कि काम करने में शर्म आना लोगों को, इन सब चीज़ों में। निर्धनता किस समस्या के समाधान हेतु सुझाव बताइए। ठीक है, मेंशन द केस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मैसेज आप क्या देना चाहते हैं, मैसेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। आप लोग इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है कि आप लोग तो बेरोजगार कम से कम नहीं रहेंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, काम करेंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, नहीं तो बेरोजगार बन जाएंगे। कर्म से कभी भी शर्माइएगा नहीं दोस्त, चाहे कितना भी छोटा काम हो, झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे कंप्यूटर चलाने का काम हो, चाहे रॉकेट उड़ाने का काम हो, काम होता है। क्वेश्चन है कि MES को किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, चर्चा करें। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय MES एक्सप्लेन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें पूछा गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इसमें 8 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। और पहला है कि योजना आयोग के प्रमुख कार्य बताएं, साइलेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। एंड बी नंबर है कि सरकारी निजीकरण को बढ़ावा क्यों दे रही है, सरकार जो है निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा क्यों दे रही है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन। जी जरूर देना चाहिए। जब देखिए प्राइवेट में कोई भी काम होता है ना, अच्छा होता है। सिंपली आप समझिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में कितना अंतर होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मान लीजिए रेल को दे देते हैं प्राइवेट में, तो इससे आप ये देखते हैं ना कि काम आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है। और जब काम आदमी ज़्यादा करेगा तो डेफिनेट सी अच्छी सी बात है कि सिंपल ही बात है यार, जब देश का ही विकास होगा। ठीक है, इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वो काम करने से डरते हैं, क्योंकि प्राइवेट में आदमी को खटना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, पैसा उतना ही मिलता है जितना कि आपको ज़रूरत है, जितना कि आप उसके लायक हैं। तो इसलिए प्राइवेट में आदमी जो विरोध कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आप काम करने से डरते हैं, आप काम करना नहीं चाहते हैं और पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं। ये बात गलत है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन का आप विरोध कर रहे हैं। सही आदमी कभी भी प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का विरोध नहीं करता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी क्या है बताइएगा। एंड इसके बाद आपका होता है सेक का पेपर, SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स होता है, इसका नाम सेक पेपर 4 सेमेस्टर 4 का। उसका भी PDF और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जो भी है आपका इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, डाइवर्सिटी, जो भी है, लाइफ साइंस, तो सब के मैं दे दूंगा सेक पेपर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से देख लीजिएगा। एंड अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने वीडियो को देखा इसलिए, एंड इतना मेरी बकबक को सुना है इसलिए भी थैंक यू।